सुनने वाले फिर सुनते भी हैं। नमस्कार, विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर के चुनाव ने तो पूरे राजनीतिक जगत में एक हलचल सी पैदा कर दी है। लोग अतीत की भी बात कर रहे हैं, वर्तमान की भी बात कर रहे हैं और भविष्य की भी बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है सपा का गढ़ ध्वस्त हो गया, कोई कह रहा है एमवाई ध्वस्त, कोई कह रहा है कि असली एमवाई आ गया है, आदि आदि। और उसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इस चुनाव में अखिलेश चूक गए और मायावती सफल हो गई। सवाल उठा कि अखिलेश कैसे चूक गए और मायावती कैसे सफल हो गई। तो सवाल ये हुआ कि अखिलेश इसलिए चूक गए कि अखिलेश ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हाँ, ये तो दोनों सीटें हम जीते ही लेंगे। उन्होंने कोई रणनीति नहीं बनाई, कोई मैनेजमेंट नहीं किया, नेताओं का डेरा डलवा दिया और निश्चिंत हो गए। खास तौर से आजमगढ़ में, रामपुर में वो आजम खां के पूरे सहारे हो गए और आजम खां ने अपनी स्थिति से जो भी किया, लेकिन दोनों ही सीटें चली गई। अब ये दोनों सीटें जाने से सपा में भी एक बेचैनी है, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है। वहीं अगर मायावती की सफलता की बात की जाए तो मायावती ने यहाँ पर दलित मुस्लिम कार्ड खेला और उसमें वो सफल हो गई। और लगता है कि उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो दलित मुस्लिम कार्ड पर ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2,66,000 वोट पाए हैं वो अपने आप में निश्चित रूप से बेमिसाल है। हालांकि जो प्रत्याशी है गुड्डू जमाली, इसके पहले वो उन्हें 3 लाख वोट भी पा चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने 2,66,000 वोट पाए। और देखा जाए जो सपा के प्रत्याशी थे उससे 2% वोट, मैंने 27 उनको और 29% वोट उनको मिल गए। और सपा ने इस चुनाव में 1,31,000 वोट गंवा दिए। अगर पिछले आंकड़ों की हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मायावती ने ये दिखा दिया कि कैसे दलित और मुस्लिम कार्ड जो है चलता है। और आपको एक छोटी सी बात और बता दें, ये आजमगढ़ वो है जहां पर सबसे पहले काशीराम ने प्रयोग किया था और 1989 से लेकर के 2019 तक 4 बार आजमगढ़ से बसपा के जो सांसद है वो जीते थे। वहीं अगर आप रामपुर चले आइए तो रामपुर में तो माना जा रहा था आजम खां, अब वहाँ भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अगर आजम खां की बात की जाए तो वो कहते हैं लोकतंत्र पर ठोक तंत्र था। वो कह रहे हैं कि आपकी जीत को हार में बदल दिया गया। वो तथ्य भी देते हैं कि 900 की पोलिंग और वोट पड़ा 1, 600 की पोलिंग वोट पड़े 4। ये सब क्या है? बहरहाल वो अपने ढंग से भी उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन चिंतन इस बात पर होना चाहिए क्या वास्तव में सपा चूक गई और आखिर अखिलेश गए क्यों नहीं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। मैं आपको परिचय करा दें, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से किशन लाल सुदर्शन जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से एमडी सिंह यादव, ध्वज सिंह यादव, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कांग्रेस से हैं इंजीनियर अंकित, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। तीनों मेहमान राजनीति के अच्छे जानकार हैं और आज ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो ये चुनाव हुआ है, क्या ये चुनाव 2024 का संकेत भी है। और सबसे पहले मैं अपने तीनों मेहमानों से कहूँगा कि इस चुनाव पर अपनी 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया दे दें कि आपने इस चुनाव को कुल कैसे देखा। सबसे पहले किशन लाल जी बताइए संक्षेप में। आजमगढ़ की जनता को, रामपुर की जनता को
मैं कोट कोट नमन करता हूँ कि उन्होंने जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान पे जो निवेदन किया था कि अगर हमने इस उत्तर प्रदेश की सेवा एक योजना के माध्यम से, जन धन योजना के माध्यम से, आयुष्मान भारत के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से, हमारे दंगा मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त की हमने सेवा की है, या कोरोना काल में हमने उत्कृष्ट सेवा की भावना से सेवा की है, हमने अगर इस प्रदेश में विकास किया हो, अगर हमने 1.5 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया हो, अगर हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दी हो, इन तमाम सी उपलब्धियां बताकर उन्होंने बताया कि अगर हमने ऐसा किया है तो हम प्रदेश की जनता से निवेदन करते हैं कि वो हमें भारी बहुमत से जिताएं, हमें मत दे के जिताएं, हमारी जीत सुनिश्चित करें। तो मैंने कहा कि मैं रामपुर की जनता को और आजमगढ़ की जनता को नमन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को की अपील को सुनकर और जो हमारे विकास कार्य हुए हैं, जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं, उस पर मोहर लगाकर हमारी बात को सत्य किया है कि मुख्यमंत्री की अपील और विकास कार्यों पर इन दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं ने मोहर लगा दी। अब मकर ध्वज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस इलेक्शन को किस रूप में देख रहे हैं? हालांकि आप बहुत निराश हैं क्योंकि बहुत बड़ा गढ़ टूट गया है आपका। डॉक्टर रमेश शर्मा सर, समाजवादी पार्टी दबे कुचले वंचित एक मिशन है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए समाजवादी पार्टी काम करती रही है और संघर्ष करती रही है, और इस संघर्ष का ही समय चल रहा है। और समाजवादी पार्टी को चुनाव जीतने से ज्यादा लोगों को अपलिफ्टमेंट करना, मेन स्ट्रीम में लाना, जो गरीब लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान करीब 16 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, जो ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, और इसके सामने अगर कोई पार्टी लड़ रही है जो गरीबों की लड़ रही है, भले के लिए लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी है। यहाँ टोटली बेईमानी हुई है। आपने देखा आजमगढ़ में हजारों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड, उनके घर पर पुलिस उनको निकलने नहीं दिया गया, हजारों लोगों के नाम कटवाए गए एक रणनीति के तहत वोटर्स की वोट पर, और उनको वोट डालने से रोका गया, प्रत्याशी को वहां जाने नहीं दिया गया, कई जगह काउंटिंग में बेईमानी की गई। तो ये टोटली एक कानून पर राज है, कानून का राज नहीं है, ये जो सत्ता का दुरुपयोग। और जितने आपकी एजेंसीज हैं, चाहे वो एजेंसीज है आपका चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, एक तरीके से इनके कहते हैं कि ब्रांच के रूप में काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकित। वैसे तो आपकी कोई भूमिका ही नहीं थी, और कांग्रेस तो इस समय किस स्थिति में है, अपेक्षा तय की गई थी कि कांग्रेस भी कुछ कहीं आगे आती, लेकिन बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस जो है चुनाव में ही नहीं उतरी, और उसका लाभ कहीं ना कहीं भाजपा को मिल गया या अन्य पार्टियों को कहीं ना कहीं मिल गया। क्या कहेंगे इस बारे में आप इस इलेक्शन को देख करके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जीएमडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले के 2022 के विधानसभा चुनाव में तमाम मेहनत करने के बाद, तमाम संघर्ष करने के बाद और जनता की बहुत सारे सवाल उठाने के बाद भी हमें एक भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और उस शिकस्त से सीख लेते हुए हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यह आह्वान किया था कि पार्टी में जो भी हमारी कमियां रह गई हैं उन कमियों को दुरुस्त करेंगे। और हम विश्वास रखते हैं, हम लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, हम चाहते हैं कि जनता की आवाज़ जो है वो सदैव मजबूत रहे। और हम ये भली बात ही जानते थे कि आजमगढ़ और रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पे समाजवादी पार्टी का एक बहुत अच्छा वर्चस्व है, बहुत जनता उनको जो है समर्पित है, वो उनकी परंपरा सीटें भी रही हैं। तो हमारी ये कोशिश थी कि हम संगठन में जो कमियाँ रह गई हैं उन कमियों को दुरुस्त करें, और हमने चुनाव ना लड़ने का एक निर्णय लिया था। लेकिन हर बार की भांति यहाँ पे फिर से हम देख रहे हैं, मैं अपनी बात में एक लाइन जोड़ देता हूँ कि संघ की सच्ची साथी, चुनाव चिन्ह हाथी। ये फिर से साबित हो गया है
कि मायावती जी ने जो वहाँ पे कृत्य किया है, समाजवादी पार्टी को हराने का जो पूरा उन्होंने एक काम किया है, वहाँ पे उन्होंने जो है बीजेपी की गोद में बैठकर जो जिस तरीके से जो है रणनीति बनाई है, और हर बार ये होता रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि मायावती का यही रवैया रहा था। तो मायावती जी ने ये पूरी जो उनके दबाव में, ये जो भाजपा की सत्ता के दबाव में आकर जो ये मायावती जी फैसले ले रही हैं, ये कतई देश हित में नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश करी है कि जनता की आवाज मजबूत हो, और जहाँ पे जो मजबूत है उसको वहाँ पे मौका देने का कोशिश किया है। बहुत अच्छी बात कही अंकित ने कि संघ के साथी और हाथी, मैंने सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगा दिया। और वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है सीधे तौर पर कि अगर वहाँ गुड्डू जमाली न होते और उन्होंने इतने वोट न काटे होते तो क्या होता, फिर पता नहीं विकास कार्य पर मोहर लगती या किस बात पर मोहर लगती, ये देखने की बात है। किशन लाल जी क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो हमारे अभी यादव जी ने अपनी टिप्पणी की, ये तो अक्सर हारा हुआ व्यक्ति कहता है। मुझे एक बात याद आ गई, जितने आज हमारे सपा के लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री की बात याद आ गई कि नज़र नहीं नज़ारों की बात करते हैं, धरती पे चांद सितारों की बात करते हैं। जो लूटा करते थे कभी दोनों हाथों से प्रदेश को, आज वो सुधारों की बात करते हैं। आज बिल्कुल साफ तरीके से हिंदुस्तान की जनता और प्रदेश की जनता ने मान लिया है कि अगर कोई हमारा सर्वांगीण विकास कर सकता है, हमारी रहबरी कर सकता है, हमें हर संकट से बचा सकता है, वह है भारतीय जनता पार्टी। हमें रोजी रोजगार जो दे सकता है वह है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा कानून व्यवस्था दे सकती है वह है भारतीय जनता पार्टी। मान गया, लेकिन हर तरीके से ये मान लिया गया है जी कि भारतीय जनता पार्टी आज एक ही दल ऐसा है जो दलितों के, गरीबों के, वर्ग के, वंचित के, पीड़ित के, मेरा जरा ये सवाल ये जो हाथी का साथ आपको मिल रहा है विधानसभा चुनाव में भी और इसमें भी, और ये एक आरोप है। क्यों? नहीं देखिए, बहन मायावती जी के अपने अलग कार्यक्रम हैं, हाँ, हमारे अलग कार्यक्रम हैं, हाँ, वो अपनी रणनीति के तहत काम करती हैं, हम अपने रणनीति के तहत काम करते हैं। उनका कार्यक्रम अलग है, उनका आंदोलन अलग है, उनका प्रोग्राम अलग है, हमारी रणनीति, हमारे कार्यक्रम, हमारे आंदोलन वो अलग है। कहीं से भी हमारा तालमेल नहीं है। अब लोग ये कहें कि बहन मायावती संघ के इशारे में चल रही है, ये आरोप है, सोचने का तरीका। हमारा सीधा मानना है कि बहन मायावती जी के अपने अलग कार्यक्रम है, उनकी अलग नीतियां हैं, हमारे कार्यक्रम अलग हैं, हमारी नीतियां अलग हैं। लेकिन जो दलित मुस्लिम का कार्ड खेला आजमगढ़ में मायावती ने, तो बीजेपी के लिए कितना आप इसको नुकसानदेह मांग रहे हैं आने वाले समय में? हम कोई नुकसानदेह नहीं मांग। क्यों? हम दलित उनके साथ, मुस्लिम उनके साथ, हाँ, फक्र से कहते हैं कि आज अनुसूचित वर्ग उन्होंने बिल्कुल मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र दल है जो हमारे हर तरीके से हित, वो तो और संवैधानिक अधिकार दिला सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं, उन्होंने मान लिया है। एक बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे, हमारे कार्यक्रम अलग, उनके कार्यक्रम अलग, तो उनके कार्यक्रम समाज हित में कितने हैं, और अगर मैं आपके कार्यक्रमों से उनकी तुलना करें तो आप उनको कितना खरा पाते हैं, जरा इस पर थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिए, आज हम ये भी जान लें। देखिए, हाँ, बहन मायावती का कालखंड गुजरा, हाँ, समय गुजरा, हमने पहले भी कहा है, वो दलित की बेटी नहीं है, वो दौलत की बेटी है। और जो दौलत की बेटी हो जाए तो राष्ट्र का क्या निर्माण कर सकती है, समाज को क्या अधिकार दे सकती है, क्या न्याय दिला सकती है, बिल्कुल सोचना ही कल्पना से परे। अच्छा, एक मिनट, एक लाइन का और, तो ये जो दौलत शब्द है, इसी दौलत पर आप अपना ईडी जैसा लोगों का आरोप है, सीबीआई, ये दौलत को ही आप चूंकि जान गए कि दौलत की बेटी है, तो आपने उसी में घेरना शुरू कर दिया है, और जब चाहते हैं तब मायावती का समर्थन प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति में भी आपने प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं, देखिए, हाँ, तो ऐसा है, हाँ,
ये बहन मायावती जी की उदारता है कि जो उन्होंने एक जनजाति सम्मानित महिला को उन्होंने अपना समर्थन देने की बात कही, ये उनके अपना अच्छा विचार है, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। हाँ, हाँ। तो जो महामहिम राष्ट्र वो दौलत वाली बात बता दीजिए। दौलत वाली सुन लीजिए। हाँ, दौलत के पर कब आप ईडी लेकर के जा रहे हैं, कब सीबीआई लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हाँ, ये प्रशासनिक कार्रवाई है, ये प्रशासनिक कार्रवाई है। हाँ। वो अपना काम करती है, ठीक हम बात। अपना काम करते हैं। ठीक। और सीधी बात है कि जो इस प्रदेश में लूटने का काम करेगा, धोखा देने का काम करेगा, गमन करने का काम करेगा, तो प्रशासन अपना काम करेगा। ठीक बात है, हमारा सीधी बात है। तो ये तो मान ही रहे कि दौलत है, अब वो प्रशासन कब करेगा ये एक दूसरी बात है। जब उनकी बाकायदे जांचें हुई हैं, अंकित को कह रहे हैं, हुई हैं, और आगे भी जो होगी, आगे भी जांच होगी। अच्छा चलिए, अंकित कुछ कह रहे हैं। हाँ अंकित बताओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, हाँ। किशन लाल जी को तो सबसे पहले जीत की बधाई देता हूँ। हाँ। उनसे कोई शिकवा तो है ही नहीं। ठीक। उनसे तो सीधे सीधे लड़ाई है हमारी। शिकवा हमेशा अपनों से होता है। देखिए, मायावती जी उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं और एक बहुत बड़ी नेता हैं, और एक बड़ा वर्ग जो है उनका नेतृत्व करती हैं मायावती जी। उनका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आज जो जनता की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ज़्यादा तवज्जो दें, और ना कि वो भयभीत होकर जो है हर बार जो है, जैसे मैंने अभी फिर से कहा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, संघ की सच्ची साथी, चुनाव चिन्ह हाथी, वो ये काम जो है उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। और देखिए, यहाँ पे मायावती जी ने बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं किया है। एक बहुत छोटा सा सुनियोजित, जैसे आपने बता दिया, आपकी बातों से ही स्पष्ट हो गया कि जहाँ पे वो कैंडिडेट जो बसपा का उतारा गया है, वो पहले भी 3 लाख करीब जो है वोट पा चुका था। तो उसको दोबारा से मैदान में उतार कर समाजवादी पार्टी, या मैं ये कहूंगा कि एक मजबूत विपक्ष को हराने का काम मायावती जी ने वहां पर किया है। और यही काम इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 में भी किया था। अब मैं आ जाता हूँ, जो सुदर्शन सर ने कहा कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार और तमाम बातें इन्होंने कही है, देखिए, हम भली बातें जानते हैं डॉक्टर साहब, और आप भी इसको समझते हैं। आज सुदर्शन जी यहाँ पे बैठे हैं, वो बता दें कि आज जो भारत का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा जो लोकतंत्र था, आज वो 179 देशों में से 93 की सूची पे आके आ गया है वर्ल्ड इंडेक्स में। उस पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। कल जर्मनी में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जो है लोकतंत्र की बड़ी दुहाई दे रहे थे। उसी लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जो लोकतंत्र सड़क कर आज जो है 93 रैंक पा गया है। आप उस पे बात नहीं करना चाहते। आप उत्तर प्रदेश में जब कभी भी कोई जीएसटी को लेके विरोध करता है, कपड़ा व्यापारी आ जाता है, तमाम तबका विरोध करता है, तो आप उसको कह देते हो उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझदारी नहीं है। जब जो है सीएएनआरसी को लेकर तमाम तबका जो है विरोध करने लग जाता है, तो आप कह देते हो ये अशिक्षित नहीं है, ये पाकिस्तानी है। जब आप किसान को विरोध करने लगता है, तो आप कह देते हो उनको कुछ मालूम नहीं है, ये अफगानिस्तानी है, खालिस्तानी है। तमाम तरह की आप विषय करते हैं, आप भ्रमित करते हैं। आज लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये जरूरी है कि सत्ता से जब सवाल ना हो, तो सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक दायित्व जो है विपक्ष के नेताओं को निभाना चाहिए। लेकिन मायावती खुलेआम जो है संघ की गोद में बैठकर विपक्ष को कमजोर करने का काम कर रही है। हमने वहां पे समाजवादी पार्टी को मजबूत देखा था, और हम आत्मचिंतन करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम अपना सीख लेना चाहते थे, इसलिए हमने सीट छोड़ी थी। और ये साफ जनता देख रही है कि मायावती की भूमिका आज क्या है। ठीक बात। मकर ध्वज, ये बताइए कि कितना ओवर कॉन्फिडेंस में आपके अखिलेश है कि वो ना रामपुर गए, ना आजमगढ़ गए? ये कौन सी नीति थी? उनको इतना विश्वास था कि वो जीत लेंगे, और ना कोई रणनीति बनाना, ना कोई चुनाव मैनेजमेंट करना। तो क्या ऐसे राजनीति चलेगी? और अगर शिवपाल कह रहे हैं कि जनादेश को स्वीकारें, और अगर इस तरीके की आवाज़ें उठ रही हैं, तो क्या गलत है? और फिर आप कह देंगे नहीं वो छल हो गया, प्रपंच हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये क्या मतलब है? सीधा क्यों नहीं गए थे? जरा हमको जवाब दे दीजिए। देखिए, एक पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, और जो उन्होंने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे वो वहाँ पे और लीडर, जो लोकल लीडर और सब लोग फॉलो कर रहे थे। अब ये सरकार इतना एक दमनकारी तरीका अपनाकर, और इतना गुमान इसको हो गया इस सरकार में, जितने आपके समझिए कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, सबका इन्होंने दुरुपयोग किया। और आप देखिए व्हाट परसेंटेज, आप ही ने कहा कि 900 में 1 वोट पड़ा, जहाँ पे मैं तो वो कह रहा हूं जो लोग कह रहे हैं। हाँ, जो आप नहीं कह रहे हैं, वो दैट इज इन रिटर्न है, ये फैक्ट है। तो इस तरीके से दमन किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो हमारे देश और प्रदेश के जो आस्तिक भोले भाले लोग हैं, उनको पोलराइज करके उसी के आड़ में सत्ता में सारा जो पैसा देश का है
जो पूंजी अच्छा, है ये नहीं वो मानते। गिने चुने अडानी अंबानी लोगों को ट्रांसफर कर रही है और सरकारी नौकरियों को खत्म करके, और हमारे देश का जो लड़का बीटेक एमटेक करके 6 से 7 हजार की नौकरी कर रहा है, और स्थिति में लोगों को इस स्थिति में इन्होंने लाकर खड़ा कर दिया है कि वो जिंदा रहने को ही लोग विकास समझ रहे मगर हैं। ये बताओ कि ये बात बिल्कुल सही है कि अखिलेश इस जगह पर चूक गए, क्योंकि आज धर्मेंद्र यादव का भी एक बयान आया है, वो कह रहे हैं जी। कि वो जाते नहीं थे, लेकिन अब हम कहेंगे कि वो इस परंपरा को तोड़ें और उपचुनाव में जाएं। आपकी क्या राय है? आप भी यही राय चाहते हैं और आप ये मानते हैं कि हाँ, अगर अखिलेश गए होते तो कुछ परिणाम दूसरे आए होते? सर वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और वो कुछ होगा उसके पीछे न जाने का एक स्ट्रेटेजी है, और वो उपचुनाव में जाते नहीं हैं। और स्थिति आप देख रहे हैं तो क्या क्या देश कहाँ धर्मेंद्र जा रहा है, यादव- प्रदेश अच्छा, कहाँ जा रहा है। आज आप धर्मेंद्र- बताइए, खुलेआम गाड़ी वीडियो बना गाड़ी चढ़ाता हुआ आदमी चला जा रहा चलिए, वो मैं है, मान और रहा उसको जो है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो हमें- रहा है वहाँ पे हमें लखीमपुर जरा- खीरी में। हमें जरा ये क्या आपने- बताइए- आप बताइए, कभी हिस्ट्री में देखा आपने कि द मेरी पर्सन हु बात- हैज डन दैट टाइप ऑफ एक्ट, और उस तरह से गाड़ी चढ़ाता हुआ निकल जा रहा है मैं- किसानों मैं- पर, मैं- और उसको जो मैं- है वहां जाके पत्रकार वार्ता कर रहा है, मेरी एक सवाल और उसको पूछिए। जो पुलिस अच्छा, बुला रही है और उसको अच्छा, कर रही है, और वहां क्या- जो है क्या बात, एक बात है, एक मिनट, क्या ये एक कानून का राज नहीं है, कानून पर राज कर रही है। और देखिएगा, देखिए, अरे ये मेरी- बहुत ही बुरा हाथ होगा। मगर तो मुझे सवाल एक है, वो समय आना चाहिए, सवाल- आएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं, जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि अब उन्हें उपचुनाव में भी जाना चाहिए? इससे तो आप सहमत होंगे कि नहीं? अब ये पार्टी डिसाइड करेगी, अब मलिक, वो निर्णय उनका है। मतलब कि आपकी लेकिन- पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है कि जो आप लोग कुछ बोल सकें आकर के डिबेट में एक सही बात कर दे सकें? क्या ऐसा भी अब खत्म हो गया क्या, जो आप पार्टी निर्णय, सर पार्टी निर्णय लेती है जो उस समय सुटेबल होता है। मुझे आज- हर समय का अलग अलग कंडीशन होती है, और वैसे चांसेस होते हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में आप हैं और सपा के निष्ठावान हैं, आपको कैसा महसूस हुआ वो तो बता ही सकते हैं आप। ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। अरे भाई, नहीं आप सर, उनके आदेश, उनका जो निर्देश था उसको लोगों ने पूरी तरीके से वहां काम किया, लेकिन चूंकि इस तरह से जो आप जैसे की बातें हो रही हैं, और सच है कि बहन जी ने जो जिस पार्टी का गठन किया गया था, माननीय कांसीराम जी ने, मानवर जी ने जो सोच के एक गठन किया था दलित और कमजोर लोगों को आगे लाने के लिए, उन्होंने उसको एकदम उससे उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। चलिए, मान अब गया। वो जाकर भाजपा से मिल गई, आप होगा। देखिए। चलिए, मैं मान गया। किशन लाल जी, अगर ये कार्ड मायावती ने आगे 2024 में भी खेला, दलित और मुस्लिम, और जैसा कि आपको परिणाम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि जो आपको परिणाम दे, आपके दिनेश जो यादव हैं, उन्होंने भी एक बयान में कहा था कि अगर पिछले चुनाव में ही गुड्डू जमाली आ गए होते और बसपा से गठबंधन ना होता तो वो चुनाव भी हम जीत लिए होते। ये उन्हीं का बयान, मेरा बयान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको नहीं लगता है कि अगर मायावती इसी रणनीति पर चली, दलित और मुस्लिम, क्योंकि सपा से मोह भंग हो रहा है मुसलमानों का, तो कहाँ जाएगा? ओवैसी के पास जाएगा नहीं, वहाँ नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक बड़ा चैलेंज नहीं होगा? अब थोड़ा मुझे मौका दीजिए। आप देंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में। ये आप ना सुनते बताइएगा रहिए। बार बार कि बीजेपी दलितों के साथ है और बीजेपी उनके, वो ना बताइएगा। हमें आप फैक्ट्स बताइएगा। हाँ, अभी हमारे अंकित बाबू जी ने एक बात कही, मैं वहां से शुरू करता हूँ। माननीय मोदी जी दुनिया के सबसे टॉप नेता हैं। दो उदाहरण देना चाहता हूँ। चीन जब अपनी कभी कभी बीच में हरकतें करता था, तो हमारे माननीय मोदी जी ने कहा ये 1962 का देश नहीं है भारत, ये माननीय मोदी जी के समय का ये भारत है। एक बात। नंबर दूसरा, किसी समय अमेरिका में कोई हमारा प्रधानमंत्री जाते थे तो उनको रिसीव करने के लिए कोई प्रतिनिधि भेज दिया करते थे। आज माननीय मोदी जी अगर अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां का राष्ट्रपति उनका अभिवादन कर गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अभी उन्होंने, सुनिए, अभी उन्होंने मोदी जी ने जब आए थे, ट्रंप आए थे, तो इन्होंने अमेरिका की इंटरनल राजनीति में इन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार,
और उसका नतीजा हुआ कि बाइडेन ने इनको बाहर लेने नहीं आए व्हाइट हाउस में, ना बाइडेन इनको बाहर छोड़ने आए। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि पहले बार ऐसा हुआ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस गया और वहां के राष्ट्रपति ना उसको बाहर लेने आया और ना उसको छोड़ने आया। आप दूसरे सबसे बुरी विदेश नीति वाला खड़ा कर दिया। और साथ में ये जो कहे सर, मैं बीच में एक लाइन बच गई, एक लाइन कह के खत्म कर। ये जो इन्होंने मान्यवर ने सर ने कहा, सुनिए, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा चाइना 20 जवान शहीद हुए थे, जो 20 जवान शहीद हुए थे तो पूछा गया था माननीय मोदी जी से, माननीय मोदी जी ने कहा था कि ना कोई घुस आया था, ना घुसा था, ना घुसा है। तो मोदी ने आज तक नहीं बताया, मोदी जी ने, क्योंकि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हो गए जब घुसा नहीं था अंदर, तो कैसे हमारे 20 जवान शहीद हो गए आज तक जो मोदी जी ने नहीं बताया। हो गया। अब ये अच्छा किशनलाल जी, आप भी जरा उधर चीन वगैरह मत जाइए। नहीं, जो बात का हमारे माननीय मोदी जी की, बीजेपी की सरकार की, माननीय मोदी जी की जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एक ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं, वो बस अगर आपको अगर आपको जवाब देना ही था तो अंकित ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था में जो नीचे गिरा है उस पर जवाब देते। ये भी तो कोई सवाल ये तो उठा नहीं रहे हैं। मोदी जी का ग्राफ कितना गिरा है? मोदी जी का नहीं, लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का। इधर आइए। अच्छा हो गया, हमारी आपने बात कही, अभी हमारे यादव जी फरमा रहे थे, अभी हमारे माननीय मोदी जी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती की बात कही है। पता नहीं अखबार पढ़ते ही नहीं है। कालाधन की बात किए थे, कालाधन लाएंगे, लोगों ने वोट दिया था, कालाधन लाएंगे, कालाधन की बात करी थी, कालाधन आया, कालाधन आया, गुमराह करने का पहले एक सवाल उन्होंने कहा था, अगर हो गया काला धन आ जाए तो हो गया, तो क्यों नहीं लाए? जनता ने तो इसीलिए उनको दिया था। काम करना पड़ता है विदेशों में, काला धन बनाने से नहीं होता, सब गिर गया, नहीं बनाई जाती, आप लोग पढ़े लिखे लड़के रोड पे टहल रहे, हो गया, जॉब नहीं मिल रहे, मायावती का दलित मुस्लिम कार्ड 2024 के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होगा, इतना बता दीजिए बस। आप सुनिए, अब इसके अलावा कुछ मत बोलिएगा। ठीक, आप ही के सवाल में आते हैं। देखिए, बहन मायावती से दलित समाज उसके नेतृत्व में जाने वाला नहीं है। तब जाने वाला नहीं है, गठबंधन का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि चिंता का विषय हो। हमने पहले भी कहा, तो ये वोट कहां से मिल गए? ये 2,64,000 वोट कहां के मिले? सुन लीजिए, सुन ले, ये एक सीट से हम ये आकलन कर लें, अच्छा एक सीट से ये आकलन कर लें कि ऐसी पूरी भारत की स्थिति होगी या उत्तर प्रदेश की ऐसी स्थिति होगी, इसका इस तरह की कल्पना करना मेरे ख्याल से सही नहीं। चलिए, हो गया ये चीज, मैं मान गया। हम यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। अंकित, जरा ये समझाइए कि जो मायावती ने इस बार दलित मुस्लिम कार्ड खेला, हालांकि वो समय समय पर ब्राह्मणों के साथ भी जुड़ जाती हैं, दलित वर्ग के विभिन्न वर्गों से भी जुड़ती हैं, पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ती हैं, वो अपनी उनकी रणनीति है। अभी मैं पूछ रहा था किशनलाल जी से, तो कह रहे थे अरे एक बार हो गया, ये थोड़ी कि हर समय चलेगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो ये दलित मुस्लिम का कार्ड खेला है, उसके आपको भविष्य क्या दिखता? क्योंकि एक पॉइंट और भी है, वो पॉइंट ये है कि अब मुसलमान भी जो है वो असमंजस की स्थिति में हो गया है कि किसके साथ जाएं, किसके साथ न जाएं, और उसका परिणाम भी जो है इस चुनाव में देखने को मिला। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये दलित
और मुस्लिम समीकरण चला तो क्या होगा, 2024 कैसे प्रभावित होगा? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को ये स्पष्ट कर दूं कि हम लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं और हम लोग दलित, मुस्लिम या किसी वर्ग विशेष को लेकर कभी भी ना टिप्पणी करते हैं और ना उस पर जवाब देना उचित समझते हैं। ना हम मानते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर भारत के अंदर कभी काम करता है। हम भारत की 130 करोड़ जनता है उसको ध्यान में रखकर बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मायावती जी की। मायावती जी की जो आज की भूमिका है, ये राजनीतिक पंडितों को तो छोड़ दीजिए, आप भारत के किसी भी नागरिक को से जाके उनकी जो है, उनकी भूमिका का जो है सटीक जो है उनकी पहचान करनी है, उनकी भूमिका क्या है, उससे जाकर आप पूछ लीजिए कि उनकी भूमिका क्या है। 2022 में भी उन्होंने क्या किया वो आप देख रहे हैं, अभी के चुनाव में उन्होंने क्या किया वो भी आप देख रहे हैं। अब आ जाते हैं दलित वर्ग को लेकर। देखिए दलित वर्ग अब वो दलित वर्ग नहीं है, वो भेड़ बकरी नहीं है कि जिसको जहां पे हका दिया वो उधर की तरफ चला गया। प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत सारा विश्वास करके दलित वर्ग ने उनको वोट दिया था, उनको सत्ता में बिठाया था। लेकिन आज जो दलित नेता थे, कथित नेता, जो दलित हितैषी नेता थे उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे देश के अंदर, वो कोई भी दलितों के बारे में नहीं सोच रहा है। और इन चुनाव से सीख लेते हुए आज जो दलित वर्ग है वो एक उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत के अंदर एक बहुत अच्छा निर्णय लेगा और ये प्रधानमंत्री की जो दमनकारी सरकार है इसको उखाड़ फेंकने का निर्णय भी ले चुका है। वो मैं निर्णय इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए पूरे देश के अंदर किस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है। आप बचाइए, दलितों को मिलने वाला आरक्षण आज वो कौन से क्षेत्र में ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, जब सभी निजीकरण दिया जा रहा है। और बहुत से राज्यों में आप देख रहे होंगे, बहुत बारीकी से देखिए आप इसको, मेरिट बेसिस पे या फिर गवर्नमेंट जैसे भी चाह रही है वैसे अपने लोगों को नौकरियां दे रही है, उसमें कहीं भी दलित वर्गों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो जब उनसे उनके सारे अधिकार छीने जा रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट किए जा रहे हैं, तो दलितों का कहाँ कौन है आवाज उठाने वाला। जब सोनभद्र में कोई घटना हो जाती है, जब हाथरस में कोई घटना हो जाती है, जब उन्नाव में कोई घटना हो जाती है, तो लड़ने और लाठी खाने और जेल जाने जाता है कांग्रेस की नेता जाती है, प्रियंका जी जाती है दलितों की आवाज उठाने। आप बताइए पूरे भारत के अंदर कौन सा ऐसा दलित नेता या दूसरा कोई नेता है कि उसने जाके जो है हाथरस में संघर्ष किया हो, उसने जाके सोनभद्र में संघर्ष किया हो, संघर्ष किया हो। समाजवादी पार्टी ने बहुत किया संघर्ष, ऐसा नहीं एक मिनट अंकित, मेरा सवाल आप बीजेपी की सरकार होगी वहां जाएंगे, जहां पर कांग्रेस की सरकार होगी वहां पर हमारे किसान रुक जाए, जहां बीजेपी की सरकार है वहां जाएंगे। एक मिनट क्या बीजेपी को जो आपने कहा कि मोदी के पक्ष में दलित एकदम आ गया और अब लग रहा है, अभी क्या मोह भंग तो हुआ नहीं है दलित का भाजपा से? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देखिए दलित वर्ग जो है बहुत शिक्षित और बहुत समझदार वर्ग हो चुका है, वो तो मैं मान गया जी। उसके बाद जो है आज वो देख रहा है कि किस प्रकार के उसके जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं उससे छीने जा रहे हैं, आरक्षण पे किस तरीके से हमला किया जा रहा है, वो साफ पानी की तरह साफ हो चुका है कि आज भारतीय जनता पार्टी और संघ की नीति क्या है। पूरे देश में उपेक्षित वर्ग से ये अधिकार तो क्या माने कि इससे सीख लेते हुए जो है भारत में तो क्या माने, अंकित एक लाइन में तो क्या माने कि इसी कारण अब वो दलित जो है मायावती के पाले में जाके खड़ा हो रहा? नहीं, मायावती के पाले में क्यों खड़ा होगा? मायावती जो है भाजपा तो को बढ़ावा दे रही हैं। कहाँ जाएगा? मैंने आपको बताया ना कि वो तो बढ़ावा दे रही हैं। चलिए कहाँ जाएगा फिर, कहाँ जाएगा? बिल्कुल, जो उनके लिए संघर्ष करेगा उसके साथ जाएगा। हम कांग्रेस के लोग उनके से ये संघर्ष कर रहे हैं, हम उनकी आवाज उड़ा रहे हैं, हम पे भरोसा करेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनका विश्वास जीतने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद नहीं, हमें पूरा भरोसा है कि 2024 में एक अच्छा सबक हम भारतीय जनता पार्टी को, अपने दलित वर्ग को अपने साथ में लेकर उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। मगर ये बताइए कि दलित और मुस्लिम समीकरण की बात की जा रही, अब तो आपके हाथ से जो MI का फैक्टर था वो भी ध्वस्त हो गया। यादव मुस्लिम की बात करते थे, आजमगढ़ में 55% मुसलमान, 30% यादव, आप वहाँ नहीं जीत पाए। और दूसरी बार यही हाल रामपुर में भी रहा, जो कि आजम खां को ये माना जाता था कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, और जिधर कहेंगे आजम खां उधर मुसलमान जाएगा। उन्हीं के गढ़ में जो है मुसलमानों ने हरा दिया सपा को। तो ये जो मुसलमानों का जो टूटता हुआ तिलिस्म है, या जो जिस तरीके से मुसलमान टूट रहा है, तो वो तो फिर अंततः अब मायावती के साथ जाएगा, जैसा कि आजमगढ़ में देखने को मिला। अगर मान लीजिए रामपुर में भी होता शायद कोई परिणाम में भी आते हैं। सर, अगर समाजवादी पार्टी, ये सबको पता है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प है, और ये सबको पता है। और समाजवादी पार्टी को जो कहा जाता है MOI, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी
सर्व जाति और सर्व हमको धर्म इतना इसका सब- जरा आज सबकी, समझा दीजिए, बात ये करती है। मुसलमान क्यों बिदक रहा, क्या कारण है इसका, तो हमको जरा नहीं समझा सर, कोई दीजिए। बिदकने वाली क्योंकि बात नहीं है। अब तो मुसलमानों के बीच में बीजेपी ने भी पैठ बना दी है, इसमें भी दो राय नहीं है। 8% वोट विधानसभा में मिल ही चुका है, इसमें भी मिला होगा निश्चित रूप से। मेरा सवाल ये कि ये जो मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है सपा से, और उसका खामियाजा तो सपा भुगतेगी, लेकिन लाभ तो फिर मायावती को ही होगा। इसीलिए सर मुसलमानों का पूरा वोट सपा को मिला है, इतना वोट मिला है रामपुर में आप देख रहे हैं, और आजमगढ़ में भी मिला है। अगर मिला था तो लेकिन- भी आप जीत क्यों नहीं गए फिर, क्यों नहीं लेकिन जीत जो गए? जिस तरीके से धांधली की गई, मतलब नहीं, बेईमानी की धांधली गई, क्या, अरे भाई धांधली 42,000 आदमी थोड़ी करेगा धांधली। अगर भाई वोट पड़ना है जहां पर, वहां तो पड़ेगा ही नहीं, वोट। देखिए आजमगढ़ में हाँ, आप नहीं देखो स्वीकार करेंगे। हैं? देखा आपने कि ये स्थिति थी कि अब तमाम जगह ऐसे कि वोट पड़े ही नहीं, एकदम समझे जो लोग अरे भाई, डालने नहीं दिया गया, वहां पर वीडियो पूरा है, माना पूरी आपके, फोर्स को इन्होंने खड़ा कर दिया, और कई जगह इन्होंने लेकिन दौड़ाया भी लोगों को, पुलिस वालों ने। 42,000 44,000 वोट से जीतना बहुत मायने रखता है। एक- एक आप जो कि इसको भय का क्या माहौल पता, बना आप रखा मानते ही नहीं है कि मुसलमानों से जो है मोह भंग हो गया है, मुसलमानों का सपा से, आजम खान से, ये क्यों नहीं मानते आप, क्या कारण है? और इसका कारण बताइए। और यही तो है कि वक्त वक्त पे मुस्लिम लीडर्स जो है बाकायदे सपा को कहते हैं। अब तो मुसलमान ये तक कहता है हम ना घर के रहे न घाट के। बीजेपी वाले तो खुद जो कुछ हमारे साथ कर ही रहे, और सपा में आए वो जैसे तैसे हो रहे हैं। ये स्थिति बन रही है, इस पर तो कुछ सोचना ही पड़ेगा, बताइए ना आप। नहीं सर, एक टेम्पोररी फेज है, वो सब सही हो जाएगा पूरा। मतलब ये माइनॉरिटी भी समझती है कि सपा ही जो आपके है, सवाल का उत्तर नहीं आ रहा है। सपा ही जो है ये इसके एक अल्टरनेट है बीजेपी हाँ, का। हाँ। पूरा आप समझिए लामबंद हो के 2024 में आप बहन जी ने भी अपने दलितों का जो सपना था उसको उन्होंने चकनाचूर कर दिया। वो पूरा बीजेपी का एक बी टीम बन के रह गई है। इसलिए अब जो है दलित और उपेक्षित वर्ग भी समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा तो इस हो गया। बार क्यों नहीं आए, ये जरा हमको समझ। क्या जो शिवपाल वगैरह का झगड़ा चल रहा था उसके कारण नहीं आया, या अखिलेश थोड़ा सा वोट बैंक के चक्कर में मुसलमानों पर जो भी कतिपय घटनाक्रम हुए उसमें अपनी तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, अपनी भागीदारी नहीं दी, इसके कारण मुसलमान नाराज नहीं हो सर, गया? कोई भी गलत पार्टी आवाज उठाती है, कोई भी, जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा गलत, चाहे वो आपका ये लखीमपुर खीरी प्रकरण रहा हो, चाहे आपका हाथरस प्रकरण रहा हो, पार्टी ने हर मैं जगह अभी अपनी हाल की आवाज बात उठाई। करिए, मैं हाल की बात कर रहा हूँ। हाल में बहुत से मामले हुए हैं, उनमें सर, जैसे मुसलमानों का कोई मानना मामले, है सर, कि जो कोर्ट में पेंडिंग है, सब जुडिश हैं, तो वहां पर कुछ ऐसे मामले हुए होंगे जहां पे कि कोई कह रहा होगा, लेकिन जो सब जुडिश मामले होते हैं, कोर्ट में पेंडिंग होते हैं, तो वो कोर्ट में बचा जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी ने जहां जरूरत है हर जगह आवाज उठाया, चाहे वो, और ये सोच के नहीं आवाज उठाती है कि ये किस कौम का है या किस जाति का है। अगर गलत किसी के साथ हो रहा तो समाजवादी पार्टी आवाज उठाती है। ठीक बात है। वर्मा जी मुझे बस मौका दीजिए। हाँ हाँ, तो थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा। हाँ हाँ, हमारे अंकित बाबू अभी मुंगेरी लाल के सपने वाली बात कर रहे थे। उनको सपना देखना भी चाहिए कि हम 24 में आ रहे हैं, हमारे साथ पूरा समाज आ रहा है, कहीं कुछ नहीं है, मुंगेरी लाल के सपने वाला मामला है। ठीक। अभी आपने यादव जी से पूछा था कि आपको कुछ कहना चाहिए, लोकतंत्र है, सपा में लोकतंत्र है नहीं है, जो एक परिवारवाद है। उनके मुखिया ने जो कह दिया, काम खत्म, कोई किसी की ताकत नहीं है कि जो उनके सामने कैसे खड़ा हो सके। अब एक विषय आपका बड़ा अब गंभीर आपके है। यहाँ तो योगी जी को टहलाया था मोदी जी ने वहां पे सुल्तान। चलिए, अरे, और अब जरूर। एक अब रुकिए, बड़ी हाँ। चीज आपने बात की, बहुत गंभीर बात है कि भारतीय मुसलमान किधर जा रहा है, किधर उसकी दृष्टि है। मेरी जो अपनी मान्यता है, उन्होंने सपा से भी महसूस किया कि हम यहाँ ठगा गया, बीएसपी से भी महसूस किया कि यहाँ तक ठगा गया। क्योंकि एक बात मुझे आ रही है, मैंने अखबारों में पढ़ा है, बड़े बड़े मौलवियों ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों से उन्होंने अपील की है कि हम अग्निपथ जो योजना है प्रधानमंत्री जी की, हमें हमारे पढ़े लिखे युवाओं को इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। इससे ये प्रतीत होता है कि भारतीय मुसलमान महसूस कर रहा है कि हमारा हित बीजेपी में सुरक्षित है। ये उनकी आशाओं की किरण इधर देख रहे हैं, क्योंकि उस सपा ने ठगा, कांग्रेस पहले ही थक चुकी है,
बीएसपी में थक चुकी है। तो आज जैसे भी आपने मुखारबिन से कहा कि आज प्रतिशत वोट पड़ा, ठीक, तो आज हम बार बार एक बात कहते हैं, हमारी सोच ये है, लोग बरगला देते हैं, उनका सोच है। मैंने हमारी आपको सोच है- कहना है कि अग्निपथ ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो मुसलमान है वो भारतीयता की ओर आगे की ओर बढ़ रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना रहा है। ये बात मान गए ना आपने, यही तो कह रहे ना। नहीं, हम ये कहना है हाँ कि हमारे भारतीय मुसलमानों ने ये महसूस कर लिया है, हाँ, वही बात तो वही है। बीजेपी हमारा भविष्य सुरक्षित है, भविष्य मान गया, बिल्कुल अब रही उदाहरण तौर पे हाँ। जो अग्निपथ है, हाँ वो मान गए, वो भर्ती जो निकाली गई है, हाँ, मान गए। उसमें उन्होंने आह्वान किया हाँ कि जी, भारतीय बस। मुसलमानों को बढ़ चढ़कर इसमें बेशक सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत आपकी बहुत अच्छी बात है। हाँ अंकित, आप बताइए, आप तो विरोध कर रहे हैं ना अग्निपथ का भयंकर रूप से। जी हाँ, जी जी मैं थोड़ा वही संक्षेप में। मैं वही देख रहा हूँ कि हाँ। जो है वो जिंदगी भर पेंशन खाने वाले जितने भी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो विधानसभा की पेंशन भी उठा रहे हैं, लोकसभा की पेंशन उठा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा हितैषी बने हुए हैं नौजवानों को। तो क्यों नहीं नौजवानों के बीच में जाके उसका समर्थन कर देते हैं, उनको समझाने की कोशिश कर देते हैं। क्यों अपने घरों पे छुप के बैठे हुए हैं, बाहर निकले, उनको समझाने की कोशिश करें। पहली बात, थोड़ा सा मौका दीजिएगा, मैं 2-3 बातें थोड़ा आपको कहना संक्षेप चाहता हूँ। संक्षेप रखिएगा। और हाँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी सर ने कहा कि क्या नाम है, वो इस संबंध में कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो मुंगेरी लाल के तमाम हाँ। सपने वाली बात कर रहे थे। तो देखिए, जनता के बीच में आज जिस तरह का माहौल है, उस माहौल के बीच में जाने की तो कोई हैसियत बची नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। किस प्रकार से नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों तक जाके उनसे हिसाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो हिसाब तो दे नहीं पा रहे हैं और सपने देखने की बात हमको कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से कह दीजिए कि वो जो ईडी से डराने की जो ख्वाब देखते हैं, वो ख्वाब देखना बंद कर दें। कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है और हम जनता के लिए लड़ रहे थे और अब अंतिम समय तक लड़ते रहे। ठीक बात, मान एक गए। राहुल गांधी जी को केवल जो है वो पूरे देश में लड़ते हुए एक नेता देखा जा रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं और उनको तमाम तरह से जो है प्रताड़ित करने का, उनको जो है घंटों घंटों ईडी द्वारा अभी हटाने हमने का भी तमाम सामना प्रयास किया है। गया है। लेकिन हमने भी सामना प्रधानमंत्री जी किया के है। पास, गुजरात लेकिन के माननीय प्रधानमंत्री जी के पास इतना हमारे समय नहीं है कि मुख्यमंत्री वो माननीय नौजवानों मोदी का जी जवाब थे, दे पाए। तो प्रधानमंत्री जी उन्होंने के पास भी ये समय 10 नहीं है कि घंटे 700 15 किसान घंटे मर गए, ईडी का उसका सामना जवाब किया, दे पाए। लेकिन वो प्रधानमंत्री जी का साफ ये सुथरा जवाब निकल देने कर का आए। कदम चलिए, नहीं एक बढ़ाया, बार नहीं निकल बढ़ाया कर है। आए। ऐसा वो नहीं कि जवाब आप दे सामना पाए कर रहे कि हैं, GST के सामना इतने ज्यादा कांग्रेसी amendment हो क्यों किए हैं? कांग्रेस हो गया, हमारे हो गया, माननीय मोदी जी के लिए हो गया, हो गया। गुजरात में लगाया था कौन देख रहा और है? उसको ईडी कौन का किसको सामना दिखा किया रहा था। है? देखिए, जरा एक- कहिए, एक जो उत्तर आएगा उस प्रदेश में पर आपने दिखा दिया। जो उस पर एक में आएगा उत्तर तो प्रदेश जरूर में पूछा दिखा दिया, जाएगा। अंकित हो गया, सरकारी हो गया, अत्याचार हो है, गया। अनाचार है, अत्याचार हो गया, अनाचार नहीं है। अच्छा आखिर हमारे में मोदी एक साहब ने मिनट, भी बस, बस, इसको बस, ईडी का सामना हो किया गया, है। हो गया, हो गया, हो गया। मैं बात मार गया मकरंद भाई। अब सवाल ये उठता है कि किशन लाल जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि अग्निपथ का आह्वान तो किए ही, इसमें भी दो राय नहीं है और आप तो खैर विरोध भी कर रहे हैं। आप किशन लाल जी से ये भी पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में कितने मुसलमानों को चलिए। सीट देंगे, कितने लोगों को टिकट देंगे, ये भी पूछ लीजिए। बहुत चलिए। वरिष्ठ नेता है इसमें आपकी भाजपा चिंता- के, आप आपको बता चिंता दीजिए। करने की जरूरत आप नहीं बता है। दीजिए, पत्र लिखेंगे आप आप चलिए, आपको पत्र चिंता करने की लिखेंगे, जरूरत नहीं है। चलिए, वो हमारा नेता तो क्या करेगा, अच्छा, आपको एक- बताने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे पहले, चलिए, हो गया, हो गया, हो आप गया। आपको बता हो गया, हो गया। दीजिए, हमारा नेतृत्व हमारा नेतृत्व सबके हित के बारे में सोचता है, सब ऊपर के बारे में हो गया, सोचता है। हमें बताइए नहीं क्या करना क्या अच्छा, करना हो गया, हो है। गया। हमें ना अंकित, बताइए। अंकित, एक मिनट। सर मैं एक थोड़ा एक बात एक बात है, जल्दी, वर्मा जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुदर्शन सर बहुत इतनी सीनियर कमी नेता है भाजपा के, इतनी कमी यहाँ पे बताई बताएं, जाती है यहाँ बीजेपी पे के बारे में, प्रधानमंत्री जी से आह्वान अब करके बीजेपी दिखाएं क्यों आ कि जाती है? चलिए, चलिए, चलिए। प्रदेश में बताई चलिए, जाती है, चलिए। प्रदेश में आ जाती है, केंद्र में चलिए, बताई जाती चलिए, है, मत तो दीजिएगा। केंद्र में आ जाती उनके है। बीच में इससे बात मत साफ सोचिए। जाहिर है आप एक केवल मिनट। यहाँ कि जो पे ये बैठ के प्रगला कहेंगे रहे कि हैं, मुसलमान हमारे ये सिर्फ समर्थन में आ बेवकूफ गए। हो गया, हो गया। हिंदुस्तान की जनता अच्छा, हो गया, ने हो गया। बुला लिया है। अच्छा, एक बात, किशन लाल, भारतीय जनता किशन लाल पार्टी जी, में नहीं एक होता। मिनट, उत्तर प्रदेश ने एक बोल दिया है, किशन लाल जी, हमारा एक हित है, मिनट। तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ विरोधी चिल्लाते हैं, आप बताइए ना, भड़काने काम करते हैं, बहकाने काम करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रदेश की की लोग जनता इसको नहीं मानती है। रुक जाइए, उन्होंने मान लिया है, अरे नहीं किशन लाल जी, बीजेपी ही आप एकमात्र दल है। बस रुक जाइए। आखिरी में मकरंदा जी एक लाइन में, ये जो मुसलमानों का भाजपा प्रेम बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना, बस संक्षेप में बता दीजिए। सर भाजपा की नीतियां तो देख रहे हैं, जो नीतियां चल रही हैं, इससे नहीं लग रहा है कि कोई गरीब और कोई जो कभी भाजपा के साथ आगे चल के जाएगा। विरोध जी। का चश्मा लगाए तो दिखेगा चलिए, नहीं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, किशन लाल जी आपको भी, और इंजीनियर अंकित जी आपको भी,
और मकरध्वज जी आपको। आप लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से आज अपने विचार रखे और इस बात को मतभेद हो सकता है कि जो ये चुनाव है इसका परिणाम 2024 से कितना पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात भी सही है कि अभी इस पर थोड़ा चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।